दक्षिण भारत में कर्नाटका राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य का हम्पी शहर आज भी बसा हुआ है। विजयनगर साम्राज्य में महान शासक कृष्णदेवराय जैसे अनेक 7 डायनेस्टी के द्वारा राज किया गया था। बाद में 1565 में डेक्कन के सल्तनत के द्वारा बैटल ऑफ तालीकोटा में विजयनगर साम्राज्य को 6 महीने तक लूटा गया और पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। डेक्कन के बहमनी सल्तनत से 100 साल युद्ध झेलने के बावजूद आज भी हम्पी शहर अपने आर्ट और कल्चर, यहाँ के एशियन टेम्पल्स, यहाँ के हीरे और मोती के बाजार, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, यहाँ का खूबसूरत नेचर, म्यूजिकल पिलर्स, मंडपास और यहाँ पर पत्थरों में कार्विंग किए हुए स्क्रिप्चर्स और यहाँ की फेमस कोरल राइड सभी टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करती है। हम्पी में आने के लिए नजदीक का रेलवे स्टेशन होसपेट जंक्शन है। होसपेट रेलवे स्टेशन से हम्पी 13 किलोमीटर के दूरी पर है और रेलवे स्टेशन से हम्पी जाने के लिए आप ऑटो के द्वारा या फिर बस के द्वारा आसानी से पहुंच सकते हैं। और हम्पी में ट्रैवल करने के लिए आप ये वाली लूना बाइक, साइकिल या फिर विरूपाक्षा टेम्पल के सामने से आप ऑटो भी हायर कर सकते हैं। हम्पी में आते ही मैंने अपने होटल रूम में चेक इन कर लिया है और यहाँ पर विरूपाक्षा टेम्पल के पास में एक खूबसूरत सा गांव बना हुआ है। इसी गांव के अंदर आपको होम स्टे और गेस्ट हाउस तरह के नॉर्मल से रूम मिल जाएंगे जो कि 700 से 1000 तक आपको मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पर अर्चना गेस्ट हाउस में रुका हूँ जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर है। इसके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम्पी में अब पहले दिन की शुरुआत 15वीं शताब्दी में बने हुए और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसे हुए विरूपाक्ष मंदिर से कर सकते हैं जो कि हम्पी के मुख्य बाजार में स्थित है। और यह मंदिर भगवान विरूपाक्षा और उनकी पत्नी देवी पंपा जी को समर्पित है। भगवान विरूपाक्षा शिव जी का ही एक रूप है और इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है वह शिवलिंग स्वयं शिव जी ने रावण को दिया था। इस मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वितीय की रानी लोकमा देवी जी के द्वारा राजा विक्रमादित्य के कांचीपुरम के पल्लव राजा के ऊपर विजय प्राप्त करने के बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय जी ने अपने अभिषेक के समय पर 1509 ईस्वी में इस मंदिर का इस 9 मंजिली गोपुरम का निर्माण करवाया था। इस मंदिर के तहखाने में आपको ये छोटा सा हॉल दिखाई पड़ेगा और यहाँ से जब सूरज की किरण अंदर आती है तो बाहर जो गोपुरम है उसकी परछाई आपको यहाँ पर नजर आती है, लेकिन गोपुरम तो सीधा है, उसकी परछाई यहाँ पर आपको उल्टी दिशा में नजर आती है। ये यहाँ की खासियत है। और इस मंदिर में आपको ये वाली हाथी यानी कि लक्ष्मी नजर आएगी जो कि सभी को आशीर्वाद देती है। विरूपाक्षा मंदिर के पास में ही हेमकुटा पर्वत के ऊपर ये कडले कालू गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है। ठीक इसी जगह पर एक बड़ा सा पत्थर हुआ करता था। उसी बड़े पत्थर को फोड़कर और कार्विंग करते हुए ये 18 फीट गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। और इसी पर्वत के दक्षिण पूर्व ढलान पर ससीवे कालू गणेश जी की भी प्रतिमा आपको दिखाई पड़ती है। और इसी जगह पर 15वीं शताब्दी में राज परिवार के लोग इसी गणेश जी की पूजा किया करते थे। बाद में 1565 में बहमनी सल्तनत के द्वारा इस मूर्ति को पूरी तरह से खंडित किया गया। अभी हम राजा कृष्णदेवराय जी के द्वारा बनाए गए श्री कृष्ण मंदिर के अंदर है और राजा कृष्णदेवराय भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक गोकुल अष्टमी के दिन हुआ था। और राजा कृष्णदेवराय जब उड़ीसा के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद राजा ने उसी जगह से बाल रूप श्री कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आई और उस मूर्ति को इसी मंदिर में स्थापन किया। और फिलहाल वह बाल कृष्ण जी की मूर्ति चेन्नई के गवर्नमेंट म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। इस मंदिर के गोपुरम के ऊपर राजा कृष्णदेवराय के उदयगिरी अभियान का चित्रित वर्णन किया हुआ है। और इस मंदिर के अंदर एक रंग मंडप बना हुआ है। उस मंडप के पिलर पर श्री कृष्ण जी के 10 अवतार और वैष्णव आकृतियाँ एक ही पिलर को कार्विंग करते हुए बनाई गई है। और ठीक इस मंदिर के सामने आपको कृष्ण बाजार नजर आता है। यह बाजार उस जमाने में खाने पीने की चीजों के लिए फेमस था। कृष्णा मंदिर के पास में ही ये लक्ष्मी नरसिम्हा जी की विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रतिमा आपको यहाँ पर नजर आएगी।
लक्ष्मी नरसिम्हा जी भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चौथा अवतार है, जो कि भक्त प्रहलाद के रक्षण करने के लिए और हिरण्यकशिपु को मारने के लिए प्रकट हुआ था। 1528 में सम्राट कृष्ण देवराया के आदेश पर पुरोहित कृष्ण भट्ट द्वारा इस मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई थी। लक्ष्मी नरसिम्हा प्रतिमा के पास में ही एक ही चट्टान से बना हुआ और 3 मीटर ऊंचा ये शिवलिंग आपको नजर आएगा और इस शिवलिंग का निचला हिस्सा साल भर पानी से भरा रहता है और यह पानी 500 साल पुरानी कैनाल के द्वारा तुंगभद्रा नदी से यहाँ तक आता है। अभी हम हम्पी में सभी को पसंद आने वाली जगह विजय विठला मंदिर में है। इस मंदिर का निर्माण कार्य देवराया प्रथम के द्वारा शुरू किया गया था। द्रविड़ शैली को दर्शाने वाले इस मंदिर के अंदर आदि नारायण, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कल्याण मंडपा, भोजनशाला और खूबसूरत स्क्रिप्चर्स और ब्यूटीफुल सी कार्विंग है। ये मंदिर खूबसूरत होने के बावजूद इस मंदिर के अंदर विठल भगवान की मूर्ति नहीं है। विठल भगवान के दर्शन करने के लिए आपको महाराष्ट्र के पंढरपुर में जाना होगा। इस मंदिर के सामने आपको ये संगीत मंडपा नजर आएगा। इस मंडप में 56 पिलर्स है और इन पिलर्स को बजाने से 70 प्रकार की मधुर संगीत निकलता है और इसी जगह पर राजा संगीत सुना करते थे। संगीत मंडपा के सामने आपको ये जगह प्रसिद्ध शीलारथ यानी कि स्टोन चैरियट नजर आएगा। ये शीलारथ भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ा जी को समर्पित एक मंदिर है, जिसे गरुड़ मंदिर भी कहा जाता है। और ये स्टोन चैरियट अलग अलग 7 लेयर से इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। और इसी मंदिर के बाहर आपको ये किंग्स बैलेंस यानी कि राजतुला नजर आएगी। इसी जगह पर राजा महाराजा अपने वजन के बराबर बहुमूल्य रत्नों को तौलकर गरीबों में वितरित किया करते थे। हम्पी में सनसेट देखने के लिए सभी टूरिस्ट विरूपाक्षा मंदिर के पास में बने हुए इस हेमकुटा पर्वत के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आपको अनेकों छोटे छोटे खूबसूरत से मंदिर नजर आएंगे और साथ ही में पत्थरों के ऊपर कार्विंग करके बनाए हुए स्क्रिप्चर्स भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और इसी जगह से आपको हम्पी शहर का खूबसूरत सनसेट नजर आता है और यहीं से आप विरूपाक्षा मंदिर का 180 डिग्री व्यू देख सकते हैं। तो इस तरह से आप हम्पी में डे 1 की एंडिंग सनसेट देखते हुए कर सकते हैं। हम्पी में मैंने दूसरे दिन की शुरुआत हम्पी के रॉयल एनक्लोजर के अंडरग्राउंड शिवा मंदिर से की, जिसे प्रसन्न विरूपाक्षा भूमिगत शिव मंदिर भी कहा जाता है। 14वीं शताब्दी में बना यह शिव जी का मंदिर राजा कृष्ण देवराय जी के समय का है। ये मंदिर दशकों तक जमीन के अंदर था। 1980 के आसपास में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर खुदाई करके इस मंदिर को रिस्टोर किया गया और यह मंदिर जमीन के अंदर होने के कारण इसे अंडरग्राउंड शिवा मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर का बहुत सारा हिस्सा अभी लुप्त हो चुका है। अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल से थोड़ा सा आगे आने के बाद आपको ये वाला प्लेटफॉर्म नज़र आएगा। यहाँ से आपको हिस्टोरिकल बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू नज़र आता है और यहाँ पर आपको ये वाले नोबलमैन्स क्वार्टर नज़र आएगा। ये हिस्टोरिकल प्लेस है जो इस डायनेस्टी के जो भी मंत्री थे, सामंत थे, जो भी कमांडर हुआ करते थे, वो इस जगह पर रहा करते थे और यहाँ पर 15 से भी ज़्यादा पैलेसेस बने हुए थे रहने के लिए। अभी हम रॉयल एनक्लोजर के अंदर है और अंदर आते ही सबसे पहले आपको रानी के पैलेस का ये निचला फाउंडेशन मात्र नजर आता है। किसी ज़माने में इस जगह पर रानी का आलीशान पैलेस जो कि सोना चांदी और हीरे जवाहरातों से बना था। बाद में बैटल ऑफ तालिकोटा में बहमनी सल्तनत के द्वारा इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया और लूटा गया। रानी के पैलेस के आसपास में आपको ये 3 बड़े बड़े वॉच टावर नजर आएंगे। इस जगह पर पुरुषों का आना बिल्कुल ही मना था, तो इस वॉच टावर में जनाना यानी कि ट्रांसजेंडर रानी की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहा करते थे। यहाँ पर आपको ये वाला रानी का 2 मंजिला लोटस महल नजर आएगा जो कि रानी का समर पैलेस हुआ करता था, जो कि इंडो इस्लामिक शैली से यह बना हुआ है और इसके डिज़ाइन कमल के फूल से इंस्पायर्ड है और 16वीं शताब्दी में ये एसी का काम किया करता था। इस पैलेस के पिलर में टेराकोटा पाइप्स लगे हुए हैं और इस पैलेस के गुंबद में पानी भरा जाता था और वो पानी जब पाइप से सभी दीवारों को गीला करता था और हवा चलती थी तो इस तरह से ये एसी का भी काम करता था। यहाँ पर आपको एलिफेंट स्टेबल यानी कि ये हाथीशाला नजर आएगी।
राजा कृष्ण देवराया जी के समय में दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता था और उसी फेस्टिवल में 11 हाथी की यात्रा निकाली जाती थी और उसी 11 हाथी को रहने के लिए ये हाथीशाला बनी हुई है और इसके पास में हाथी के महंतों को रहने के लिए भी जगह बनी हुई है, जो कि गवर्नमेंट ने अभी इस जगह को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। राज प्रांगण के केंद्र में ये हजारा रामा मंदिर बना हुआ है। रानी अन्नला देवी द्वारा दिए गए अनुदान का पहला संदर्भ 1416 में पाया गया है, तो इस हिसाब से इस मंदिर का निर्माण कार्य 14वीं या 15वीं शताब्दी का हो सकता है और यह मंदिर राम रूप में भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस मंदिर के दीवारों पर रामायण, भागवत, राजा ने किया हुआ दान, वैष्णव संत, सीता स्वयंवर में राम जी ने तोड़ा हुआ धनुष्य, सीताहरण, इस तरह की कई धार्मिक प्रसंगों को बताया गया है और ये देखकर आपका मन जरूर प्रसन्न होगा। अभी हम राजा के सीक्रेट चेम्बर के पास में है, जो कि जमीन के अंदर बना हुआ एक भूमिगत कक्ष है। इसी जगह पर राजा अपने मंत्री और गुप्तचरों से सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे और इस चेम्बर के अंदर जाने के लिए आपको इस गुप्त सुरंग से होते हुए आप इस चेम्बर के मुख्य कक्ष तक पहुंच सकते हैं। राजा कृष्ण देवराया ने उड़ीसा के राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद विजय स्मरणार्थ इस बड़े से सिंहासन का निर्माण करवाया, जिसे महानवमी दिब्बा कहा जाता है और इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे राज परिवार के लोग बैठकर महानवमी, दशहरा, विजयादशमी इस तरह के होने वाले हिंदू कार्यक्रमों को राज परिवार के लोग देखा करते थे। राज परिसर में आपको ये चौकोनाकार की और काले पत्थरों से बनी हुई पानी की पुष्करनी नजर आएगी और इस पुष्करनी का पानी धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग किया जाता था और इस छोटे से पत्थरों के कैनाल के द्वारा इस पुष्करनी में बारिश का पानी स्टोर किया जाता था। राज परिसर के आखिरी हिस्से में आपको ईरानी का बाथ हाउस यानी कि रानी का स्नानागार नजर आएगा, जो कि इंडो इस्लामिक शैली से यह बना हुआ है और इस कैनाल के द्वारा इस स्विमिंग पूल में पानी स्टोर किया जाता था और इस स्नानागार का राज परिवार के सदस्य के द्वारा प्रयोग किया जाता था और जिस भी स्ट्रक्चर में इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है उस स्ट्रक्चर को आक्रामकताओं के द्वारा तोड़ा नहीं गया है। तो इस तरह से आप हम्पी का टूर प्लान 3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन पूरा हम्पी घूमने में आपको 4 से 5 दिन का समय लग सकता है और हम्पी घूमने का आपका बजट 4000 से लेकर 7000 तक का हो सकता है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको हम्पी के नेक्स्ट व्लॉग में।